उस दोपहर जब मेरे ही बेटे ने मेरे पुश्तैनी करघे को कबाड़ में बेचने का सौदा किया तो मेरे आंसू नहीं निकले। मैंने चुपचाप अपने कांपते हाथों से वो वसीयत फाड़ दी जिसमें मेरा सब कुछ उसके नाम था, और एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी बुनियाद हिला दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा, और वर्मा स्टोरीज में आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद हमारे समाज के कई बंद दरवाजों के पीछे की सच्चाई है। यह कहानी है 60 साल की कल्याणी जी की, जिन्होंने मुझे अपना यह अनुभव एक पत्र के माध्यम से भेजा। उनकी यह कहानी सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस माता पिता के स्वाभिमान की गाथा है जिन्होंने अपने बच्चों को तो अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ छल मिला। तो आइए सुनते हैं कल्याणी जी की कहानी उन्हीं के शब्दों में। मेरा नाम कल्याणी है, मैं बनारस के रामनगर इलाके में रहती हूँ। गंगा के घाटों से कुछ ही दूरी पर मेरा एक पुराना पुश्तैनी मकान है। इस मकान के बीचों बीच एक बड़ा सा आंगन है जहाँ पिछले 35 सालों से बनारसी साड़ियाँ बुनने के करघे चलते हैं। यह सिर्फ मेरा घर नहीं है, यह मेरा मंदिर है, मेरी कर्म भूमि है। मेरे पति प्रकाश जी का देहांत बहुत पहले हो गया था। उस समय मेरा बेटा गौरव सिर्फ 8 साल का था। प्रकाश जी के जाने के बाद दुनिया ने सोचा कि यह अकेली औरत टूट जाएगी। रिश्तेदारों ने सलाह दी कि इस मकान को बेचकर किसी छोटे शहर में चली जाऊं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। प्रकाश जी ने मुझे करघे पर धागों को पिरोना सिखाया था। मैंने उसी हुनर को अपना हथियार बनाया, दिन रात एक कर दिए। मेरी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए, हाथों में छाले आ गए, लेकिन मैंने अपने आंगन के उन करघों को रुकने नहीं दिया। मेरी एक छोटी बहन है मीरा। बचपन में ही एक बीमारी के कारण उसकी आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई थी। वह भी मेरे ही साथ रहती है, वह मेरी परछाई है और मैं उसकी लाठी। हम दोनों बहनों ने मिलकर इस घर को संभाला, गौरव को पाला और उसे उच्च शिक्षा के लिए बड़े शहर भेजा। गौरव जब शहर गया तो मेरी उम्मीदें भी उसके साथ परवान चढ़ रही थी। उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए मैंने अपनी शादी के सारे जेवर बेच दिए। यहाँ तक कि एक बार जब उसे अपने व्यापार के लिए पैसों की जरूरत पड़ी तो मैंने अपने पुश्तैनी मकान का एक हिस्सा गिरवी रखकर उसे पैसे भेजे। मुझे लगता था कि मेरा बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और लौटकर अपनी माँ और मौसी के सारे दुख दूर कर देगा, और वह लौटा भी, लेकिन वैसे नहीं जैसे मैंने सोचा था। 2 साल पहले गौरव का व्यापार शहर में डूब गया। उस पर काफी कर्ज हो गया था। वह अपनी पत्नी मेघा के साथ वापस बनारस आ गया। जब वे दरवाजे पर आए तो मैंने उन्हें गले लगा लिया। कोई बात नहीं बेटा, बुरा वक्त है, कट जाएगा, यह तुम्हारा ही घर है, मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा था। मैंने अपने घर का सबसे बड़ा और हवादार कमरा उनके लिए खाली कर दिया। मैं और मीरा एक छोटे कमरे में रहने लगे। मुझे लगा कि एक माँ का प्यार उसके बच्चे के सारे घाव भर देगा, लेकिन मैं यह भूल गई थी कि जो इंसान अपनी जड़ों से कट जाता है उसे छांव की कद्र नहीं होती। शुरुआत के कुछ महीने सब ठीक रहा। मेघा ऊपर ऊपर से बहुत मीठी बातें करती थी। माँ जी, आप दिन भर इन धागों में उलझी रहती हैं, आराम क्यों नहीं करती, वह अक्सर कहती। मुझे लगता कि बहू मेरी परवाह करती है, लेकिन धीरे धीरे उस मिठास में कड़वाहट घुलने लगी। सबसे पहले उन्हें हमारे आंगन में चलने वाले करघों की आवाज से परेशानी होने लगी। एक सुबह मेघा मुंह बनाते हुए बोली, माँ जी, यह खटखट की आवाज से मेरे सिर में दर्द रहता है, और यह जो आपके कारीगर सारा दिन आंगन में बैठे रहते हैं, इनके कारण मैं अपने दोस्तों को घर भी नहीं बुला सकती। कितना पिछड़ा हुआ लगता है यह सब। मैं चुप रही। मैंने कारीगरों से कह दिया कि वे सुबह थोड़ी देर से काम शुरू करें ताकि बहू की नींद खराब ना हो, लेकिन बात यही नहीं रुकी। उनकी नज़रों में अब मेरी अंधी बहन मीरा भी चुभने लगी थी। मीरा को आदत थी कि वह सुबह उठकर तुलसी में जल चढ़ाती थी और भजन गाती थी। एक दिन जब मीरा आंगन में बैठी थी तो गौरव ने उसे डांटते हुए कहा, मौसी, क्या तुम सुबह सुबह यह शोर मचाना शुरू कर देती हो? हम शहर से यहाँ शांति के लिए आए हैं, तुम्हारे ये पुराने ढकोसले सुनने के लिए नहीं। मीरा उस दिन के बाद से एकदम चुप हो गई। वह अपने कमरे से तभी निकलती जब गौरव और मेघा घर पर नहीं होते। मेरे सीने में बहुत दर्द होता था, लेकिन मैं यह सोचकर घूट पी जाती कि शायद गौरव अपने व्यापार के नुकसान से तनाव में है। एक माँ अपने बच्चों की हर बदतमीजी को उनके तनाव का नाम देकर खुद को ही धोखा देती है। लेकिन मेरे धोखे का पर्दा उस दिन पूरी तरह से गिर गया जब बारिश का मौसम शुरू होने वाला था। एक दोपहर गौरव मेरे पास कुछ कागजात लेकर आया। माँ, वो बैंक से जो कर्ज लिया था ना, उसके कुछ कर संबंधी कागज है, इस पर तुम्हारे हस्ताक्षर चाहिए। मैंने हमेशा अपने बेटे पर आंख मूंद कर भरोसा किया था। मैंने बिना कुछ पढ़े उन पन्नों पर हस्ताक्षर कर दिए। कुछ दिनों बाद मुझे अपने कमरे में गौरव की कोई पुरानी किताब ढूंढनी थी। मैं उसके कमरे में गई। वहां मेज पर एक भूरे रंग का लिफाफा रखा था। वह लिफाफा फूला हुआ था और उसमें से कुछ कागज बाहर झांक रहे थे। न जाने क्यों मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई। मैंने वह कागज बाहर निकाला।
वह कर का कोई कागज नहीं था, वह मेरे घर, मेरी कर्मभूमि, मेरे उस आंगन का सौदा था जिसे मैंने अपने खून पसीने से सींचा था। गौरव ने शहर के एक बड़े ठेकेदार सुदर्शन के साथ मिलकर इस पूरे मकान को एक आलीशान अतिथि गृह गेस्ट हाउस में बदलने का सौदा कर लिया था। उन कागजों में स्पष्ट लिखा था कि मकान का पिछला हिस्सा जहां मेरे करघे हैं उसे पूरी तरह से तोड़कर पार्किंग बनाई जाएगी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा गला दबा दिया हो। मैं कांपते हाथों से वो कागज पकड़े वहीं जमीन पर बैठ गई। तभी दरवाजे के बाहर से मुझे गौरव और मेघा की आवाजें सुनाई दी। तुम चिंता मत करो मेघा, गौरव कह रहा था। ठेकेदार ने अग्रिम राशि दे दी है, अगले हफ्ते से वो तोड़ने का काम शुरू कर देगा। माँ को मैं किसी वृद्धा आश्रम में छोड़ आऊंगा और वो जो अंधी मौसी हैं उसे किसी धर्मार्थ संस्था में डाल देंगे। वैसे भी बुढ़िया ने बिना पढ़े सब जगह दस्तखत कर दिए हैं, उसे क्या समझ आता है इस कानूनी बातों का। मेघा हंस रही थी। हाँ, छुटकारा मिलेगा इस खटखट की आवाज़ से और उस गंदे आंगन से। मैं सांस लेना भूल गई। मेरा अपना बेटा, वो बेटा जिसके लिए मैंने अपने जेवर बेचे, अपनी जवानी इस आंगन में गला दी, वो मेरी पीठ पीछे मेरी ही चिता सजा रहा था और उसे लगता था कि मैं अनपढ़ हूँ, नासमझ हूँ। उस दिन मैं रोई नहीं, मेरे आंसू सूख चुके थे। जब एक माँ का भ्रम टूटता है तो उसके भीतर एक ऐसी आग जन्म लेती है जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बुझा सकती। मैंने वो कागज वापस उसी लिफाफे में रखे और चुपचाप अपने कमरे में आ गई। मुझे यह तय करना था कि मैं एक बेचारी माँ बनकर रहूंगी या वो कल्याणी जिसने अकेले इस दुनिया से लड़कर अपना मुकाम बनाया था। अगली सुबह जब गौरव और मेघा सो रहे थे, मैं चुपचाप घर से निकली। मैं सीधे शहर के एक जाने माने वकील श्री दीनानाथ जी के दफ्तर पहुंची। दीनानाथ जी मेरे पति के पुराने मित्र थे और मेरे हर सुख दुख के गवाह थे। मैंने उन्हें सारी बात बताई। दीनानाथ जी ने मेरी बात सुनकर एक गहरी सांस ली और कहा, कल्याणी, तुम्हारे हस्ताक्षर उस सौदे पर हैं, यह सच है, लेकिन यह मकान पूरी तरह से तुम्हारे नाम पर है। जब तक तुम जीवित हो तुम्हारी बिना मर्जी के इस घर की एक ईंट भी नहीं हटाई जा सकती। हम उस सौदे को चुनौती दे सकते हैं कि वह धोखे से करवाया गया है। मैंने उनसे कहा, मुझे सिर्फ इस सौदे को नहीं रोकना है वकील साहब, मुझे इस घर को हमेशा के लिए सुरक्षित करना है ताकि मेरे बाद भी कोई इसे न छीन सके। अगले 15 दिनों तक मैं चुपचाप अपना काम करती रही। गौरव सोचता रहा कि उसकी माँ बेवकूफ़ है। वो रोज ठेकेदार से बात करता और मुझे झूठी तसल्ली देता। और फिर वो दिन आया, रविवार की सुबह। सुदर्शन ठेकेदार अपने कुछ मजदूरों और नापने वाले फीते के साथ मेरे आंगन में खड़ा था। गौरव उन्हें निर्देश दे रहा था कि कहाँ से दीवार तोड़नी है। मेघा बहुत खुश दिख रही थी। मैं अपने कमरे से बाहर आई। मेरे साथ मेरी बहन मीरा भी थी, जिसका हाथ मैंने कसकर पकड़ा हुआ था। यह क्या हो रहा है गौरव? मैंने शांत और सख्त आवाज में पूछा। गौरव थोड़ा सा पकाया, फिर बनावटी मुस्कान के साथ बोला, कुछ नहीं माँ, यह घर बहुत पुराना हो गया है ना, इसलिए इसकी मरम्मत करवा रहा हूँ। सुदर्शन जी उसी का नाप ले रहे हैं। मैंने सुदर्शन ठेकेदार की तरफ देखा और कहा, सुदर्शन जी, आप किसी और की संपत्ति को नाप रहे हैं, आप यहाँ से जा सकते हैं। गौरव आगे आया। माँ, तुम बीच में मत पड़ो, तुम नहीं समझोगी। मैंने सौदा कर लिया है और तुमने खुद उन कागजों पर हस्ताक्षर किए हैं। मैंने अपने पल्लू से एक सरकारी दस्तावेज निकाला और उसे गौरव के चेहरे के सामने कर दिया। जिन कागजों पर तुमने धोखे से मेरे हस्ताक्षर लिए थे वो अब रद्दी के टुकड़े हैं, क्योंकि कल ही मैंने यह पूरा मकान और यह करघे का व्यापार एक सहकारी न्यास कोऑपरेटिव ट्रस्ट के नाम कर दिया है। गौरव की आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने अपनी बात जारी रखी। इस न्यास के में मेरे सभी कारीगर हिस्सेदार हैं। इस कागज के अनुसार जब तक मैं और तुम्हारी मौसी जीवित हैं हम इस घर में रहेंगे और यह करघा ऐसे ही चलेगा और हमारे बाद यह पूरा मकान उस कारीगरों का होगा जिन्होंने अपना खून पसीना इस आंगन में बहाया है। तुम्हारे इस घर पर, इस आंगन पर अब कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मेघा चीख पड़ी, यह आप क्या कह रही हैं माँ जी? आप अपना ही घर गैरों को दे रही हैं। मैं उसके आंखों में आंखें डालकर बोली, गैर वो होते हैं जो छत छीन ले, जो मेरे साथ खड़े रहे वो गैर कैसे हुए? और जो अपनी ही माँ को घर से निकालकर वृद्धाश्रम भेजने की योजना बनाए वो अपना कैसे हुआ? गौरव का चेहरा पीला पड़ गया। वह समझ गया कि मुझे सब पता चल चुका है। सुदर्शन ठेकेदार यह सब देखकर अपने मजदूरों के साथ चुपचाप वहां से खिसक गया, क्योंकि वह जानता था कि अब यह मामला कानूनी हो चुका है और वह किसी विवादित संपत्ति में हाथ नहीं डालना चाहता था। गौरव गुस्से से पागल हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मैं तुम्हारा इकलौता बेटा हूँ। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और मेरी आवाज में वो गूंज थी जो शायद बनारस के घाटों पर गूंजने वाली संघ की होती है। धोखा तुमने किया है गौरव, मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दिया और तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। इकलौता बेटा होने का मतलब यह नहीं कि तुम मेरी इंसानियत और मेरे स्वाभिमान को कुचल दोगे। यह घर मेरी मेहनत है, यह आंगन मेरी पूजा है और मेरी पूजा में तुम्हारे जैसे स्वार्थी इंसान के लिए
कोई जगह नहीं है। आज इसी वक्त तुम दोनों मेरा घर छोड़कर जा रहे हो। मेघा रोने का नाटक करने लगी। गौरव ने मुझे धमकियां दी, लेकिन मैं वहीं आंगन के बीचों बीच एक पहाड़ की तरह खड़ी रही। मेरे कारीगर जो इतने सालों से मेरे परिवार की तरह थे, वो सब मेरे पीछे आकर खड़े हो गए। जब गौरव को समझ आ गया कि अब उसकी कोई चाल काम नहीं आएगी, तो वह और मेघा अपना सामान लेकर उस घर से निकल गए। जाते हुए गौरव ने एक बार पलट कर देखा। शायद उसे लगा कि माँ का दिल पसीज जाएगा और मैं उसे रोक लूंगी, लेकिन नहीं। ममता अंधी हो सकती है, लेकिन स्वाभिमान कभी अंधा नहीं होता। दोस्तों, आज उस घटना को 1 साल हो गया है। मेरा आंगन आज भी खरगों की आवाज से गूंजता है। मीरा आज भी सुबह निर्भय होकर भजन गाती है। गौरव कभी लौट कर नहीं आया, और सच कहूं तो मैंने कभी उसका इंतजार भी नहीं किया। मैंने सीखा है कि एक औरत को अपनी ताकत खुद पहचाननी पड़ती है। हम अपनी पूरी ज़िंदगी यह सोचकर गुजार देते हैं कि बुढ़ापे में हमारे बच्चे हमारा सहारा बनेंगे, लेकिन सच तो यह है कि आपका सबसे बड़ा सहारा आप खुद हैं। अपना आपका आत्मसम्मान है। कभी भी अपने प्यार और ममता को अपनी बेबसी मत बनने दे दीजिए। तो दोस्तों, यह थी कल्याणी जी की कहानी। इस कहानी ने हमें सिखाया कि रिश्ते खून से नहीं, बल्कि सम्मान और भरोसे से बनते हैं। एक माँ सब कुछ सह सकती है, लेकिन जब बात उसके आत्मसम्मान और उसके उन लोगों की सुरक्षा पर आती है जो उस पर निर्भर हैं, तो वह एक योद्धा बन जाती है। अगर कल्याणी जी की जगह आप होते, तो क्या आप भी यही फैसला लेते, या आप अपने बेटे को एक और मौका देते? अपनी राय मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम यहाँ लाते हैं ऐसी ही सच्ची और जज्बातों से भरी कहानियाँ जो हमें ज़िंदगी का आईना दिखाती हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको ऐसे ही वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और कानूनी प्रावधानों के बारे में एक और विस्तृत कहानी सुनाऊं, ताकि समाज में जागरूकता फैले? मुझे कमेंट करके बताएं।